तमाम तरह के तिक्रम करने होंगे, जुगाड़ करने होंगे, और बीजेपी इस चीज से बचना चाहती है, वरना सरकार बनाना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है दिल्ली में, मगर जो इम्पैक्ट जाएगा उसका वो नेशनल होगा और पार्टी की छवि को धक्का लगेगा, इसलिए कोई भी पार्टी सरकार बनाने को तैयार नहीं है दिल्ली में। अशित कुणाल, अगर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बनाती उस सूरत में असेंबली हंग होगी, और अगर असेंबली हंग होगी तब किस पार्टी को आगे फायदा हो सकता है? देखिए अबू, एकदम सही सवाल है। अगर कोई पार्टी सरकार बनाने का दावा नहीं करती है, जो भी सूरत हाल दिख रहा है, तो जाहिर तौर पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है नजीब जंग, जाहिर तौर पर गेंद उनके पाले में आ जाएगा, और कहीं न कहीं वो विधानसभा को निलंबित रख के और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देंगे, जैसा होता है कोई भी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दायरे में रहकर। जाहिर तौर पर जो प्रोसेस है वो ये है कि वो राष्ट्रपति को बताएंगे कि जो राजनीतिक स्थिति है दिल्ली में, वहाँ पर कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से यहाँ उपराज्यपाल नजीब जंग का शासन चल सकता है अगले 6 महीने तक। और एक काम जो चुनाव आयोग कर सकता है, अगर विधानसभा भंग करते, उपराज्यपाल अगर सिफारिश करते हैं कि विधानसभा भंग की जाए, तो एक बड़ी संभावना जो लोग दिल्ली में देख रहे हैं वो ये है कि अगले लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव करा दिए जाए, तो एक जो खर्चे की बात आ रही है कि फिर से चुनाव कराने पे बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, वो बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में ऐसे भी खर्चा होना है। लोकसभा चुनाव दिल्ली में होने पूरे देश के साथ, तो उसके साथ विधानसभा चुनाव अगर हो जाते हैं तो खर्चा जो है काफी कम हो जाएगा। तो एक विकल्प के तौर पे जो दिल्ली में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो ये है कि 6 महीने तक यहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और उसके बाद यहाँ पर लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा असेंबली के चुनाव हो सकते हैं। जहां तक आपने फायदे की बात की है, देखिए जाहिर तौर पर अबू हम जो अपनी हमारी जानकारी और जो समझदारी उससे आपको बता सकते हैं कि लोग इस बात को कबूल नहीं कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी के पास इतनी ताकत आएगी और इतनी ताकत से वो उभरेंगे। लगता है हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता टूट गया है, तो हम आपको बता दें कि दिल्ली का सियासी मंजरनामा जो उभर कर सामने आया है वो काफी पेचीदा है। कोई भी पार्टी इस हालत में इस वक्त नहीं है कि वो अपने बलबूते पर दिल्ली में सरकार बना सके, इसलिए आज सुबह से ही दिल्ली में चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी सियासी सरगर्मियां सुबह से ही चल रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी आज मीटिंग की है, इसके अलावा बीजेपी भी आज एक मीटिंग करने वाली है दिल्ली की सियासत को लेकर। आगे बढ़ेंगे, उधर सेंसेक्स ने आज रिकॉर्ड बढ़त दर्ज कराई है। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद सेंसेक्स ने 21,483.74 पॉइंट हासिल किए हैं, जिसमें 487.21 पॉइंट्स की बढ़त दर्ज की गई है। निफ्टी 6,415.25 के हिसाब से चल रही है, जो कि 155.35 की बढ़त हुई है। बीएसई ने 400 से भी ज्यादा पॉइंट्स मार्केट में शुरुआत दर्ज की है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कद्र में 34 पैसे का इजाफा हो गया है। तो खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अब सारा देश दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, कोलकाता के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी। 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी।
और अब बात नोटा की करेंगे, यानी नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं को पहली बार हालिया असेंबली चुनाव में मुतारिफ कराया गया है। चुनाव कमीशन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में नोटा बटन शामिल किया। इस बटन का उन लोगों ने इस्तेमाल किया जो चुनाव मैदान में मौजूद किसी भी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते थे। आइए देखते हैं कि नोटा ने नताइज पर क्या असर डाला। इनमें से किसी को वोट नहीं, यानी नोटा ने भी दिल्ली असेंबली चुनाव में कमाल दिखाया। चुनाव कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में पहली बार किसी को वोट नहीं का ऑप्शन शामिल किया। इस ऑप्शन वाले बटन का इस्तेमाल उन वोटरों ने किया जो चुनाव मैदान में मौजूद किसी भी उम्मीदवार को अपने कीमती वोट का मुस्तहिक नहीं समझते थे। राय शुमारी के बाद जो आदाद शुमार सामने आए हैं, उनके मुताबिक मजमूई तौर से डाले गए वोटों में से तकरीबन 0.63% वोटरों ने अपने चुनाव हलके में खड़े तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया। यानी 49,000 से ज्यादा वोटरों ने तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करने के लिए वोट दिया। दिल्ली में 1,19,00,000 वोटरों में से 78,70,000 वोटरों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। वस्ती दिल्ली के मटिया महल चुनाव हलके में सबसे कम वोटरों ने नोटा का बटन दबाया, तो विकासपुरी असेंबली हलके में सबसे ज्यादा वोटरों ने तमाम उम्मीदवारों को ठुकराते हुए उन्हें वोट देने से इनकार किया। मटिया महल में 296 वोटरों ने और विकासपुरी में 1,426 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। बवाना, नांगलोई, उत्तम नगर और सुल्तानपुरी ऐसे हलके हैं जहां 1,000 से ज्यादा वोटरों ने नोटा का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली असेंबली हलके में 460 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। इस हलके में वजीर आला शीला दीक्षित को आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने शिकस्त दी। इस बरस सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने वोटरों को तमाम उम्मीदवारों को मुस्तरद करने का हक देते हुए चुनाव कमीशन से मशीनों में नोटा का बटन शामिल करने की हिदायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पार्लियामेंट की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज काफी हंगामा आराई देखी गई। दोनों ऐवानों की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमातों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। तेलंगाना के मसले पर सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले एमपीज ने हंगामा शुरू किया। इसके अलावा बीजेपी अरकान जस्टिस गांगुली के मसले पर हंगामा आराई शुरू की। हंगामों के दौरान दोनों ऐवानों के सरबराहान ने कार्रवाई को पहले 12 बजे तक फिर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। राज्यसभा में बीएसपी अरकान ने मुजफ्फरनगर फसादात के मामले पर हंगामा आराई की। प्लीज आंध्र प्रदेश को एक और तूफान का सामना है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बना हवा का कम दबाव इस वक्त एक तूफान में तब्दील हो गया है। इस तूफान को मादी तूफान का नाम दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 48 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। मादी तूफान के पेश नजर आंध्र प्रदेश के तमाम बंदरगाहों पर 2 नंबर की वार्निंग जारी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मादी तूफान खतरनाक हो सकता है। मिजोरम की 40 असेंबली सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। कांग्रेस को सबकत हासिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का हुकूमत साजी का दावा करने से इनकार। मुस्तकबिल का लाही अमल तय करने में जुटी आम आदमी पार्टी। इंतखाबी नताज के बाद सेंसेक्स में भारी उछाल। डॉलर के मुकाबले रुपये की कद्र में भी आया सुधार। पार्लियामेंट की कार्रवाई हंगामे की नजर। तेलंगाना एक गांगुली मामला समेत दीगर मौजूदात पर मुख्तलिफ पार्टियों का एहतजाज। 2 बजे तक पार्लियामेंट और राज्यसभा मुलतवी। आंध्र प्रदेश पर एक और तूफान मादी का खतरा। अगले 48 घंटों में साहिली इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। और इब्ने अब्बास की जगह अब्दुल बासित हो सकते हैं हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर। पाकिस्तान की तजवीज। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम।
नादरीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। नादरीन, आज फिर एक खास शख्सियत को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज की जो शख्सियत वो हिंदुस्तान की सियासत पर एक गहरी पकड़ रखता है। हिंदुस्तान की सियासत पर उसकी नब्ज है, उस पर उसका हाथ रहता है। और अगर ये कहा जाए कि आजाद हिंदुस्तान में कहने को मुस्लिम पार्लियामेंट बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐवान बाला में गए हैं, लेकिन अकलियतों के मसाइल को जिस अंदाज में उठाना चाहिए वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आपका नाम चौधरी मुनव्वर सलीम। चौधरी साहब, आपका ईटीवी के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम करते हैं। चौधरी साहब, एक उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, आपको राज्यसभा में भेजा गया और इस उम्मीद के साथ भेजा गया कि अकलियतों की जो आवाज है, उसके जो मसाइल हैं आप उठाएंगे। आपने बहुत हद तक मसाइल को उठाया है और बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जहां पर अभी आपको काम करने की जरूरत है। हमें जानना चाहेंगे, जब अकलियतों की बात आती है तो पार्टियां चाहे कोई भी हो, दावे और वादे मैनिफेस्टो में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मसाइल हल क्यों नहीं होते? आपका सवाल बड़ा ज़ूमानी और बड़ा संजीदा है। हमारी तबाही के लिए कुछ हद तक सरकार, कुछ हद तक समाज खुद भी जिम्मेदार। सरकार इसलिए जिम्मेदार है, और सरकार में भी मैं खास तौर पे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और इसलिए जिम्मेदार है कि 50 साल तक हम उसको अपनी खैर ख्वाह पार्टी मानते रहे। हमने बगैर सवाल किए उसको वोट पूरे हिंदुस्तान में दिए। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान से बहुत बार बगावत की आवाजें आईं। श्रीमती इंदिरा गांधी की एक बहू अभी भी बगावत पे आमादा हैं और भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन हम नेहरू परिवार से भी ज्यादा वफादार रहे कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस ने हमारे साथ बड़ी बेवफाई की। बेवफाई इस मायने में की कि एक ऐसी सियासी जमात जिससे हमारा जज्बाती रिश्ता था, उसने हमारे मामले में जज्बाती होकर नहीं सोचा। आपने कहा कि जज्बाती होकर नहीं सोचा, या आपके जज्बात का इस्तेसाल जो होता रहा उसको? दोनों बातें कहने जा रहा हूं जी। बल्कि उनने हमारे जज्बात का, जज्बाती होने का जो हमारा एक कमजोरी है और इंसानी फितरत भी है, वो खूबी भी है हमारी, उसका फायदा उठाया। मैं अभी सिर्फ एक बात आपके जरिए पूरे मुल्क और मुल्क से बाहर बसे हुए हिंदुस्तानियों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने हिंदुस्तान की राज्यसभा में एक सवाल किया। मैंने कहा कि सदर मोहतरम, मोहब्बत अल्फाज उर्दू का है और अखबार अल्फाज भी उर्दू का है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ, तब और आज के बीच उर्दू अखबारों की क्या हैसियत है, और अगर घटी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि जो उर्दू, जिसने मोहब्बत अल्फाज आपके शब्दकोश को दिया, वो मोहब्बत से महरूम है और आपकी तंग नजरी की वजह से महरूम है। कोई और मुजरिम नहीं है उसका। उसके मुजरिम वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 50 साल दुनियावी एतबार से हमारी तकदीरें लिखने का काम किया। 1947 में उर्दू अखबारात का जो हैसियत थी, उर्दू जबान की जो हैसियत थी, अदालत में, अदालत के बाहर, अवामी सतह पे, आज भी उर्दू जबान में तो बातचीत में तो जिंदा है, लेकिन उर्दू का रोजी रोटी के एतबार से कत्ल कर दिया गया। उर्दू सहाफत को तबाह कर दिया गया, उर्दू स्कूलों को तबाह कर दिया गया, उर्दू जबान के साथ ज्यादती की गई। उर्दू की हालत ये थी कि जिन्हें हमारे खिलाफ भी कुछ कहना होता था, वो भी उर्दू में ही अखबार निकालते थे। मैंने पूछा कि आपकी नई डीएवीपी में आपने कितने उर्दू अखबारात को रजिस्टर्ड किया, आप उसको, और सरकार कहती है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप सब कर रहे हैं तो 50 साल में उर्दू को यहाँ लाके किसने खड़ा कर दिया कि आज उर्दू आपके ताबुन की महरूम है। जिस तरह से आपने कहा कि उर्दू अखबार कि अगर हम सरपरस्ती की बात करें, ये तो सच है कि हुकूमत का जो ताउन होना चाहिए, जो सरपरस्ती अपर हैंड होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम उर्दू खबरों के मवाद पर जाएं, कंटेंट पे जाएं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उर्दू के अखबार के जो मालिक हैं, जो इसमें जो लोग काम करने वाले हैं, क्या उर्दू कारी की साथ वो इंसाफ कर रहे हैं?
हमें आज भी इश्तियाल अंगेजी दिखाई देती है उर्दू सहाफत में बड़ी हद तक, और खासतौर से अगर हम शुमाली हिंदुस्तान की बात करें, अगर हम जुनूब में जाते हैं तो जुनूब में उर्दू अखबारात का जो रवैया है, जिनकी जो खबरें हैं, उनका जो कंटेंट, उनका जो मवाद है, वो बिल्कुल हमें मुख्तलिफ मिलता है। शुमाली हिंदुस्तान के अगर हम खबरें देखते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ मिलता है। उर्दू अखबार अगर आप देखिए, पार्लियामेंट में बजट आता है, उसमें अकलियतों के मसाइल और अकलियतों के लिए क्या क्या स्कीमें हैं, ये भी उर्दू अखबार में हमें नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, उर्दू अखबारात उर्दू जानने वालों के हाथों में कितने हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा। अखबार के मालिक कौन लोग हैं और नजरियाती एतबार से उनके नजरियात क्या है। दूसरी बात ये कि उर्दू सहाफी जो है, उसकी जो मैं हैसियत आंकता हूं, उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसका सोच, उसका मफिकराना मिजाज, वो किसी दूसरी जबान के अखबार जर्नलिस्ट से कम नहीं है। और मैंने तो राज्यसभा में कहा कि वो जबान जिसे सिर्फ 10% लोग जानते हैं, आज भी उस जबान का सहाफत के अंदर दबदबा होना इस बात का ऐलान है कि हम जहनी तौर पे अभी भी कमजोर हैं। मैंने किसी जबान का नाम नहीं लिया, और मैंने कहा ये बात राज्यसभा में पूरी हिम्मत से कि वो उर्दू जिसने अदालत, वकालत, दलील, गवाह जैसे अल्फाज दिए, कमीज पाजामा जैसे अल्फाज दिए, वो उस उर्दू को हम रोजी रोटी से जोड़ने में नाकाम है, उसके साथ हम बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन बेईमानी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ मैंने समाज का नाम इसलिए लिया, उनके खिलाफ मुहाज़ाराई करने में कहीं हमारी तंजीम में भी कमजोरी दिखाई दे रही है। जमहूरियत के जो तकाजे हैं हमारी तरफ से, जमहूरियत के जो तकाजे हैं और हमारे साथ ज्यादती होने के बाद जो हमारे दिल में एक इनकलाबी सोच होना चाहिए, एक रिवोल्यूशन पैदा होना चाहिए, हमारी तरफ से भी वो जवाब नहीं आ रहा है। हम जब तक ताकत से सवाल खड़ा नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से सरकारों से बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने इसीलिए पहले कहा कि हम भी मुजरिम हैं उस तबाही के। मध्य प्रदेश में जो लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के राहुल सिंह साहब, शिवराज सिंह साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, काफी मोटा अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ी, एक लफ्ज उसके अंदर मुसलमानों की तकलीफ से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके अंदर हरिजन है, आदिवासी हैं, कर्मचारी हैं, वनकर्मी हैं, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस के लोग हैं। उसके अंदर कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको कांग्रेस ने ना छुआ हो। जिस तरह से आपने कहा कि वो जो एक बड़ा सा पुलंदा जो दिया गया राहुल सिंह के जरिए, और उसमें तमाम तबकात का जिक्र है, लेकिन अकलियतों और खासतौर से मुसलमानों को उसमें जिक्र नहीं है। तो सवाल यह है कि पार्टियां माइनॉरिटीज का, खासतौर से मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती हैं, और जब वो वोट लेती हैं तो उनके हक देने की जब बात होती है, उनके दर्द के शुमार करने का जो मामला होता है, तो उन्हें नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जाएगी, देखते रहिए चौधरी मुनव्वर सलीम के साथ हमारी खास मुलाकात। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। चलिए साहब, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और खासतौर से उन
हवालों का जिक्र करना चाहते हैं कि जहां पर मध्य प्रदेश 1957-56 में बना, 57 में पहली विधानसभा बनी, वहां से अगर लेकर आज तक के हम 2013 तक के सफर के देखें तो अगर मुस्लिम एमएलए की बात करें तो इनका भी ग्राफ डाउन हुआ है, और मुस्लिम मसाइल के हल की बात करें और जिस पार्टी से उनकी जज्बाती वाबस्तगी थी उससे भी उनका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। क्या वजह है? कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने अपना जज्बाती रिश्ता बनाए रखा। अब मान लीजिए कि मैंने अभी तस्करा किया कि अविश्वास प्रस्ताव का इतना मोटा पुलंदा, कहाँ गए वो मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करते हैं, कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, कांग्रेस से एमएलए हैं, कांग्रेस से वजीर रहे हैं, कांग्रेस से पार्लियामेंट के मेंबर रहे, वो एक ये एतराज दर्ज नहीं कर सकते थे कि इसके अंदर हमारे मसाइल हैं, 12% जेलों में है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है 6% हमारी पॉपुलेशन है, हम उर्दू अकेडमी हमारी बर्बाद है, हमारा मदरसा बोर्ड बर्बाद है, हमारे साथ जो उर्दू जबान को लेकर जो टीचर्स की जो डिमांड थी वो उसमें 6000 टीचर अपॉइंट हुए मध्य प्रदेश में, एक भी उर्दू टीचर नहीं था। कहाँ है? हम राज्यसभा में इन सवालों पर रोज लौटते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हमारी कौम की तरफ से जो मुस्लिम क़यादत आ रही है कांग्रेस पार्टी की, वो भी मुजरिम है इसकी, मध्य प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हमारे एमएलए का घटना ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। हम लोग उत्तर प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं समाजवादी पार्टी से 45 मुस्लिम एमएलए हैं। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव साहब, अखिलेश यादव साहब, आजम खान साहब जब कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ तुम्हें इन्हें वोट देना होगा जब यहाँ तुम्हें वोट मिलेगा। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के इलाकों से मुस्लिम नुमाइंदों को जिता के लाते हैं और हिंदू अक़लियत के इलाकों से हिंदू नुमाइंदों को जिता के लाते हैं। हमारे नेता लोग माननीय मुलायम सिंह यादव साहब की स्ट्रेटेजी इस तरह की रहती है कि हिंदू इलाके से मुसलमान जीतते हैं और मुसलमान इलाके से हिंदू जीतते हैं। तो ये नेतृत्व की काबिलियत होती है। 11 थे, 9 हुए, 7 हुए, 5 हुए, 2 हुए, अब एक रह गया, वो कांग्रेस नहीं जिताती है। वो जो अभी यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव जीत रहा है एमएलए, वो इसलिए जीत रहा है कि वो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो अभी एमएलए जीत रहा है वो इसलिए नहीं जीत रहा कि वो कांग्रेस जिताती है उसे, इसलिए जीत रहा है वहां 30 साल शाकिर साहब जीते, हमीद कुरैशी साहब जीते, मतलब वहां दल नहीं मुसलमान जीतता, ये कहना चाहता हूं मैं। तो आज जो एमएलए है वो मुसलमानों की वजह से अफसोस कि फिर उस एमएलए के विधानसभा में होते हुए और अविश्वास प्रस्ताव आए, उसके अंदर वो तकलीफ ज़्यादा मुसलमान जिनके पास रोजगार नहीं है, तालीम नहीं है, उनकी जबान के साथ इंसाफ नहीं है, उनकी उर्दू अकेडमी के साथ इंसाफ नहीं है, इसके बाद भी उनने अपने अविश्वास प्रस्ताव के अंदर अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कही। तो ये बताइए, कांग्रेस तो मुजरिम है ही 50 साल में, लेकिन उसके लिए कांग्रेस की मुस्लिम लीडरशिप भी जिम्मेदार है। मैं ये कहूँ, जिस तरह से आपने उर्दू अकेडमी का जिक्र किया, आपने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान में उर्दू के मंजरनामे की बात की जाए, सरकारी स्कूलों की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में एक भी सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है। उर्दू अकेडमी आपके यहाँ अब तक नहीं बनी और दूसरी भी जब कमेटियां नहीं बनी, जबकि आपकी सरकार को आए हुए 1.5 साल का वक्फा हो गया, क्यों नहीं बनी? देखिए, मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर उर्दू को लेके जितना उर्दू और वक्फ को लेके जो काम हुआ है वो तारीखी है। हमने 1993 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने और आजम खान साहब के पास ये विभाग थे, हमने जब फैसला किया कि उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ेंगे, तारीखी फैसला, ट्रांसलेटर्स रखे गए, टीचर्स रखे गए और मदरसों के लिए तारीखी फैसला आया जो दूसरों के लिए भी आईना बना, और वक्फिया प्रॉपर्टी के लिए एक तारीखी फैसला आया कि हमने रेंट कंट्रोल एक्ट से उसको एग्जेम्प्ट किया। एक ही दिन के अंदर किराएदारी कानून से जब मुस्तस्ना हुए ये वक्फिया प्रॉपर्टी, तो एक इनकलाब आया जो बहुत सारी स्टेट के लिए आइडियल भी बना बाद में। लेकिन सवाल यह है कि वक्फिया प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, नाजायज कब्जे दोनों जगह नहीं रुक रहे हैं। उर्दू की जिस तरह से आपने कहा कि टीचर रखे गए, ट्रांसलेटर रखे गए, सवाल ये है कि क्या वो लोग अपनी जगह पे काम करें या उनको दूसरी जगह पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया? नहीं, ये भी एक सवाल है। ये मेरे ख्याल से आपके पास पूरी जानकारी इसमें नहीं है। हमने जहां उनके साथ ज्यादती हो गई थी, सरकार आने के बाद हमने हर बार उनके साथ इंसाफ किया
और जहां तक उर्दू एकेडमी और फखरुद्दीन कमेटी और इस सब के गठन का सवाल है, तो उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है जो 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 मंजर आम पे जिस तस्करी को नहीं किया जा सकता, मतलब टेक्निकल कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सरकारी लेवल पे है, वो जल्दी होने वाला है और इंशाल्लाह ऐसा होगा, शाया निशान होगा। और हमारी भी ख्वाहिश है, उर्दू वालों की भी ख्वाहिश है कि वहां पे होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब तक हम किसी जबान के लिए प्राइमरी लेवल पर काम नहीं करेंगे, उसके स्कूल नहीं खोलेंगे, तब तक हायर लेवल पर हम काम नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश हुकूमत, जहां पर आपकी अपनी पार्टी की सरकार है, वहां पर उर्दू मीडियम स्कूल खोलने के लिए क्या कर रही है? आप डिमांड भेजिए, खोलेंगे, क्यों नहीं। हमारे तो हमारे नहीं, लोगों की तरफ से आए, आपके लोगों से कहिए जो आपके हमारे पास अगर आते हैं तो हमारे भी जहन में है। लेकिन मैं एक अर्ज करूं कि हम तो सोचते हैं कि मुल्क में जिस तरह समाजवादी पार्टी और उसके कायद मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी और मुसलमानों के इंफरादी तौर पे अगर देखा जाए, आजम खान साहब जैसे बेबाक लीडर जो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत है और एक इंसान नहीं, एक तहरीक है, अगर इस तरह जुर्रत का मुजाहिरा करते रहे तो क्या मजाल है कि मुल्क में हमारे साथ नाइंसाफी हो। और मैं सोचता हूं कि उन्होंने जो जौहर यूनिवर्सिटी का कयाम है, जो इस सदी का मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तहरीक जो अलीगढ़ के बाद जामिया की शक्ल में वजूद में आई और टेंट और तंबू से शुरू की उन्होंने, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जानशीन के तौर पे उसी सरजमीन रामपुर से आजम खान साहब ने जिस तहरीक को, तालीमी तहरीक को खड़ा किया और जिस तरह जिस जद्दोजहद के साथ उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को कयाम में लाए और उर्दू का तस्करा चल रहा था, उन्होंने जो पहला बिल लाए थे 2006 में, तो उस बिल में उनके दिल की बात तो यही थी कि उन्होंने उर्दू फारसी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नाम रखा था और नाम के हिसाब से ही उसमें तालीमी फिलॉसफी का था नजरिया। लेकिन जिंदाबाद वो गवर्नर साहब और हिंदुस्तान की कांग्रेस की सरकार, क्या कह दूं, अब मिल्लत ही बदला ले सकती है उनसे। उस बिल को हाउस में पास हो जाने के बाद भी मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री थे और मोहतरम आजम खान साहब ने जब वो बिल दिया मुलायम सिंह यादव साहब को, तो आजम खान साहब खुद फरमाते हैं कि मुलायम सिंह जी ने पढ़ा नहीं, उस बिल पे दस्तखत कर दिए कि जो होगा अच्छा होगा, और उस बिल को पेश किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे की शक्ल में जो गवर्नर साहब बैठे थे, उन्होंने उस बिल के साथ जो ज्यादती की है, तारीखी ज्यादती, उससे जब तक दुनिया कायम रहेगी, कम से कम कमजोर मुसलमान जो जहालत के अंधेरे से जिन्हें बाहर लाने की कोशिश थी, वो मुलायम सिंह यादव साहब की समाजवादी पार्टी की और तहरीक आजम की, वो मुसलमान उनसे सवाल करते रहेंगे। यहाँ पे एक सवाल, जिस तरह से आपने नजरियाती अख्तलाफ की बात की, कांग्रेस की, समाजवादी की, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जिस कांग्रेस को आप इतना मानते हैं कि मुसलमानों के लिए, समाजवाद के लिए नुकसानदेह है, वही समाजवादी कांग्रेस को सेंटर में हुकूमत चलाने के लिए हाथ मिलाती है। और फिर इसके अलावा जब हम दूसरी तहरीकों की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी की मजबूरी क्या है, इस सवाल का जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगी, देखते रहिए चौधरी मुनव्वर सलीम के साथ हमारी खास मुलाकात। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। अल्लाह